हाय एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू द लॉ टॉपिक्स। बेसिकली दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर टू द लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें आपका एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम, बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम, बीकॉम एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम कवर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जब भी हम किसी भी एंट्रेंस की बात करते हैं तो मेजरली उसमें हम 3 to 4 टॉपिक्स को कवर करके चलते हैं, जिसमें आपका पूरा का पूरा लॉ एंट्रेंस कवर होता है। जैसे कि सबसे पहले आपके पास आ जाएगा इंग्लिश पोर्शन, दूसरा जो होता है वो आपका आता है रीजनिंग, तीसरा जो आपका आएगा वो आएगा जीके एंड करंट अफेयर्स, और जो लास्ट आपका एक पार्ट बच जाएगा दैट इज लॉ। लॉ का वेटेज एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है, एंड लॉ एंट्रेंस एग्जाम में अगर हम एलएलबी में देखें तो लॉ का वेटेज ज्यादा रहता है, और बीएलएलबी में चारों सब्जेक्ट्स का जो प्रोपोर्शन है उसमें वैसे तो हम इक्वली कहते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली लॉ के क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक्स भी हमने थोड़े ज्यादा कवर किए हैं। लॉ टॉपिक्स जो आपके कवर हो जाते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो इसमें सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट है, देन वी हैव टॉर्ट्स, then we have IPC, Constitution of India, jurisprudence, family laws and international laws. International laws को आप अपने पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसे जीके एंड करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं करंटली इंटरनेशनल सिनारियो में जितनी भी चीजें आपकी हो रही हैं। या फिर अगर हम जीके की बात करें तो जीके आपकी इंडियन एंड इंटरनेशनल हम दोनों को ही कवर कर देते हैं। तो जीके मेनली हमारी स्टैटिक रहती है। यहाँ पे जो फैमिली लॉज है, जरिस्प्रूडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके पॉलिटी का भी पार्ट है और लॉ का भी पार्ट है, इसीलिए इसका भी इंपॉर्टेंट वेटेज रहता है। अपार्ट फ्रॉम देम वी हैव कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, आईपीसी। लीगल पार्लांस में अगर हम एक और चीज नोट करें कि लॉ में हम और क्या पढ़ते हैं, तो दैट वुड बी मैक्सिम्स। देखिए, कुछ लॉ जो है वो टर्म्स होती है, लीगल टर्म्स जिसे हम कहते हैं, ये आपकी लीगल टर्म्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी किसी भी चीज को कवर करने में। अब यहाँ से आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर शुरू होता है। मैं आपको आज के टॉपिक में ब्रीफिंग करूंगी कि ये सारे टॉपिक्स में हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं और क्यों ये सारे टॉपिक्स हमारे लॉ में लिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट जनरली बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज हमारा राइटिंग वाला जो पोर्शन है वो बहुत कम रहने वाला है, और मेजरली हम इसे सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर हम जर्नली देखें तो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन इतनी ज्यादा है कि डेली लाइफ में भी हम कोई ना कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, छोटी हो बड़ी हो। जैसे मार्केट जाना ग्रोसरी लेने के लिए, तो ये सारी चीजें, या फिर मूवी टिकट्स बुक करना, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज का, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग कहते हैं द वर्ड वी विच यूज कॉमनली एज एग्रीमेंट। हम कहते हैं इसका और मेरा एग्रीमेंट हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट? जहाँ पे एक बंदे ने प्रपोजल दिया, सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये एग्रीमेंट हो गया। बट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? अगर आप उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवा सकते हो एंड यू कैन मूव टू कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ इट, देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बट इफ लॉ डिबार्स यू फ्रॉम द एनफोर्समेंट ऑफ दैट एग्रीमेंट, तो वो आपका एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जनरली हम कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एक टर्म यूज करके चलते हैं वो ये है आपका, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि वाइस वर्सा। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो स्टेटमेंट हमने बोली, आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो रहती है आपका इंटेंशन। इंटेंशन टू क्रिएट बाइंडिंग ओब्लिगेशन या रिलेशन आप कह सकते हो। अगर आपका इंटेंशन था, ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, आप लोगों ने सुना होगा, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। जब कॉन्ट्रैक्ट को हम डिटेल में करते हैं तो उसे केस लॉस के साथ किया जाता है, तो जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल अबाउट केस लॉस। तो यहाँ पे जो बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर है, इस केस में इन्होंने बताया था कि इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप इज वेरी इसेंशियल। अगर हम किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये हस्बैंड वाइफ वाला केस था जिसमें इन्होंने बोला था कि हस्बैंड वाइफ आपस में कोई भी लीगल रिलेशन क्रिएट करना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए वो एग्रीमेंट ही रहा और कभी भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ ही
नहीं, ये था आपका कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक। देखिए कॉन्ट्रैक्ट में और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जैसे असेंशियल्स। ऐसे कौन कौन से असेंशियल्स हैं जो एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे? जैसे कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, टू पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स बोथ द पार्टीज शुड एग्री इन द सेम सेंस। ये आपका कंसेंट का एक मैक्सिम है जिसे हम कहते हैं कंसेंसस एड इडेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका यहाँ पे प्ले करता है। इसके अलावा हमने बोला कि जो पार्टीज हैं दे शुड बी कैपेबल इनफ ऑफ एंटरिंग इनटू रिलेशन, यानी कॉन्ट्रैक्ट। तो वो जो पार्टीज हैं वो कब कब कैपेबल मानी जाएंगी? अगर उनकी एज जो है वो 18 प्लस है, अगर उनकी एज 18 प्लस है, वो मेजर है, यानी कि इसके अलावा पहला हो गया। दूसरा है आपका, दूसरा आपका यहाँ पे आ जाएगा साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब है कि बोथ द पार्टीज आर कैपेबल इनफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट दे आर एंटरिंग टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है आपका, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तीसरे जो यहाँ पे लोग आएंगे वो आएंगे नॉट डिस्क्वालिफाइड, यानी कि देर आर सर्टेन कम्युनिटीज या फिर सर्टेन पर्सन विच have been disqualified from entering any kind of contract with anyone, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि इन लोगों को कुछ भी, या तो इनमें अंडरस्टैंडिंग का इशू है या फिर ये सोसाइटी से इतना दूर रहते हैं कि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जैसे कि होल आर डिस्क्वालिफाइड, जो पर्सन जेल में है, प्रिजनर्स, ऑफेंडर्स बेसिकली। तो जो लोग जेल में बंद हैं दे आर नॉट कैपेबल इनफ ऑफ एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे यहाँ पे आपके आ जाएंगे एनिमी एलियंस, दूसरी कंट्री के लोग जिनके साथ हमारी वॉर चल रही है। तीसरा यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉरेन सॉवरेन। डिप्लोमैट्स की हम बात करें, जो डिप्लोमैट्स हैं दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बट विद द प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में वैसे तो हम बहुत सारी और भी चीजों को कवर करके चलते हैं, जैसे कि ये तो आपका सिर्फ ये था कि कौन कौन लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या बट ऑल आर दी असेंशियल्स। लेकिन असेंशियल्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे पहला हमने बोला कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। तो फ्री कंसेंट हम कब मानते कि दोनों पार्टीज ने, दोनों ने अपनी मर्जी से ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। व्हेन द कंसेंट इज नॉट टेकन बाय, यानी कुछ चार चीजें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, पांच। सबसे पहले कोएर्जन आ जाएगा, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस, जहाँ पे एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में होती है, यानी कि ही और शी कैन डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे आ जाएगी आपकी फ्रॉड, फ्रॉड नहीं करना। अगला है मिसरिप्रेजेंटेशन, ये फ्रॉड से मिलता जुलता है दोनों में, लेकिन फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। इसके बाद आखिरी आपका आ जाएगा मिस्टेक। मिस्टेक वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरीके की मिस्टेक होती है आपकी, ऑफ फैक्ट, ऑफ लॉ। देखो मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, यहाँ पे भी आपका एक मैक्सिम आ गया। हम मैक्सिम करते हैं इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसाट। मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी हम करने वाले हैं आपके लॉ में, जब आप ये लॉ यहाँ से पढ़ेंगे तो आपका ऑलरेडी ये लीगल टॉप जो टर्म्स वाला टॉपिक है ये कवर होता जाएगा साथ में, और आपको अलग से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसाट, इसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, यानी आप अगर लॉ का मिस्टेक कर रहे हो तो आप एक्सक्यूज नहीं हो, बिकॉज एवरीबडी इज प्रिज्यूम टू नो द लॉ ऑफ द लैंड। जहां पे भी आप रह रहे हो, चाहे आपको पता है चाहे आपको नहीं पता है, फिर भी हम यही मान के चलेंगे कि आपको पता था कि लॉ क्या था, चाहे आपको नहीं भी पता फिर भी। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, देखो मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपकी दो तरीके की होती है। पहली होती है बायलेटरल, यानी दो तरफा, और एक होती है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा। अगर तो मिस्टेक यूनिलेटरल है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड रहेगा, इसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आपकी मिस्टेक बायलेटरल है तो यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ये वाले जो बाकी के आपके चार केसेस है, कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, और ये आपका दूसरा हो गया फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, ये चारों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका होता है वॉइडेबल। वॉइडेबल समझेंगे अभी हम एक और टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट।
देखिए सीधी सी बात है, कितने तरीके के एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले तो वैलिड है, वैलिड वैलिड के एसेंशियल्स हमने कर लिए थे। माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट आपका हो जाएगा वैलिड, यानी कि इफ यू आर फुलफिलिंग ऑल द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। लेकिन दूसरे वाला जो यहाँ पे आएगा वो आएगा आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट। आप लोगों को एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों वर्ड्स को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगला है यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड यूज करेंगे इसके नीचे। इलीगल एग्रीमेंट, और आखिरी आपका हो जाएगा अनएनफोर्सिएबल, इसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज करेंगे। और देखिए कुछ के नीचे आप नोट कर पा रहे हो, कुछ के नीचे मैंने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया है, कुछ के नीचे मैंने एग्रीमेंट वर्ड यूज किया है, तो दोनों में यहाँ पे डिफरेंस आपको पता अभी लग जाएगा। वैलिड तो आपको पता लग गया, क्लियर। जब हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, वर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब चीज वैलिड थी एक टाइम पे चीज वैलिड थी, लेकिन बाद में वो चीज आपकी क्या हो गई, वॉइड हो गई। यानी कि यहाँ पे लगेगा सेक्शन 56। इसमें एक डॉक्ट्राइन हम पढ़ते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इसको फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी को फ्रस्ट्रेशन भी कहा जाता है। अब इसका मतलब ये है कि पहले जिस चीज को लेकर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था इट वाज वैलिड, लेकिन बाद में कोई इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो गई, या सब्जेक्ट मैटर फ्रस्ट्रेट हो गया, खत्म हो गया, या कुछ भी हो गया, जिस वजह से हमारा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस चीज में कन्वर्ट हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में हो गया है। इन केस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो रेमेडी दूसरी पार्टी के पास रहती है वो होती है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। जो भी बेनिफिट्स आपने लिए वो आपको रिस्टोर बैक करने पड़ेंगे। नो कंपनसेशन एंड नो डैमेजेस आर प्रोवाइडेड इन दिस केस। वॉइड एग्रीमेंट यानी कि ये एग्रीमेंट है आपका वॉइड एब इनिशियो, अगेन लीगल वर्ड, वॉइड एब इनिशियो यानी वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जैसे माइनर, माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होता, यानी वो क्या होता है, एग्रीमेंट। माइनर के साथ हमेशा एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट भी क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसमें जो हम केस लॉ डिस्कस करेंगे वो होगा आपका मोहरी बीबी वाला केस, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मो दास घोष, मनी लेंडर का केस है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैंने आपको 4 केसेस बताए थे, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोएर्शन, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। इन 4 केसेस में आपका कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाता है वो होता है वॉइडेबल। वॉइडेबल इंग्लिश वर्ड है वॉइड एबल, यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप वॉइड करवा सकते हो। यानी कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपकी मर्जी, इफ यू आर हैप्पी विद द फ्रॉड, आप खुश हो फ्रॉड के साथ, तो लेट इट बी, कॉन्ट्रैक्ट को चलने दो, यानी वो रहेगा वैलिड। लेकिन अब क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आप उसको वैलिड नहीं रखना चाहते हो, तो आप उसको क्या डिक्लेयर करवा लोगे, वॉइड, वॉइड डिक्लेयर करवा लोगे। यहाँ पे आपको डैमेजेस भी मिलेंगे, और जो भी बेनिफिट्स लिए दिए गए होंगे वो भी रिस्टोर बैक हो जाएंगे। क्लियर है। अगला है इलीगल एग्रीमेंट। एज द वर्ड अगेन सेज एग्रीमेंट, यानी कि इलीगल चीजों को लेकर किया गया कॉन्ट्रैक्ट कभी कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, वो इलीगल एग्रीमेंट ही रहता है, और इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लो। एन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसके नीचे हमने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया, इसका भी रेलेवेंस आपको बता देती हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, लेकिन आप इसको एनफोर्स करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो, यू कैन नॉट गो टू कोर्ट टू गेट इट एनफोर्स्ड। आप इसको एनफोर्स कोर्ट में जाके नहीं करवाओगे, ये चीज है यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, जैसे कोई चीज जो है वो आपकी राइटिंग में होनी चाहिए थी। देयर इज अ रिक्वायरमेंट बाय लॉ कि आपकी जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होती हैं वो हमेशा रिटर्न होती हैं, तो वो चीज राइटिंग में होनी चाहिए थी। तो जब तक आपके पास वो राइटिंग में नहीं है तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर टू यू। मैं आप लोगों को थोड़ा साइड देती हूँ ताकि अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो इसे नोट कर पाए। ओके, देखिए मूविंग फॉरवर्ड, ये तो था आपका बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
अभी एज आई सेड कि इसमें और भी बहुत सारे आपके टॉपिक्स हैं, तो हम छोटा छोटा सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे ताकि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाए कि लॉ में क्या क्या आता है। अगला जैसे टॉपिक जो हमने उठाया है दैट इज टॉर्ट्स। टॉर्ट्स का एक बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे भी रेफर कर सकते हो। यहाँ पे टॉर्ट्स की अगर हम बात करें तो देखो टॉर्ट्स का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग जिसकी वजह से आप डैमेजेस क्लेम करते हो, और ये वाले जो डैमेजेस होते हैं ये अनलिक्विडेटेड होते हैं। अगेन अ लैटिन वर्ड, अनलिक्विडेटेड का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड या फिर डिसाइडेड, यानी ऐसे वाले डैमेजेस जो हमने पहले डिसाइड नहीं किए हैं कि क्या होने वाला है। ये हमें हर एक केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखकर पता लगेगा कि कब कौन से डैमेजेस और कितने डैमेजेस पे करने हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस यानी नॉट फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल, एक ब्लैक कलर की गाड़ी को स्क्रैच आया और एक व्हाइट कलर की गाड़ी को स्क्रैच आया, क्या दोनों का जो डैमेज होगा वो सेम होगा? दोनों का जो पेंट का खर्चा आएगा वो सेम होगा? नो, द आंसर इज नो, दोनों का खर्चा अलग अलग आएगा। इसीलिए कभी भी डैमेजेस पहले से डिसाइड नहीं होते हैं, ये उसी टाइम पे पता लगेगा कि किसको कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पे आ जाते हैं टॉर्ट्स को हम बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। इंटेंशनल टॉर्ट, दूसरा यहाँ पे आपका आ जाता है नॉन इंटेंशनल। नॉन इंटेंशनल जो है इसको हम आपका नेग्लिजेंस भी बोलते हैं। और आखिरी आपका आ जाएगा यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वाला टॉपिक, इसे हम कहते हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हमारी इंग्लैंड से ली गई है, उसको हमने इंडिया में और स्ट्रिक्ट बना के नाम चेंज कर दिया एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। इंटेंशनल टॉर्ट होती है जब आप जानबूझ के किसी को कोई हार्म कॉज करते हो, जैसे कि किसी के घर में जबरदस्ती एंटर कर जाना, ट्रेसपास, किसी को चोट पहुंचाना, बैटरी, किसी को डराना कि आपको चोट पहुंचा देंगे, पहुंचाया नहीं है बट क्रिएटिंग एप्रीहेंशन इन देयर माइंड की चोट लग सकती है, किसी को झूठा कहीं पर बंद कर देना, फॉल्स इंप्रिजनमेंट। इसके अलावा अगला अगर हम इसमें डिस्कस करें तो अगला आ जाएगा आपका डेफामेशन, किसी को डिफेम करना। वैसे तो डेफामेशन आपका क्रिमिनल लॉ का टॉपिक भी है, बट हम इसे टॉट्स पे भी कवर करते हैं कि जस्ट इन केस यू डोंट वांट टू सेंड दैट पर्सन टू जेल, यू कैन always get damages for the harm of reputation that has been caused to you। ये थे आपके कुछ इंटेंशनल टॉट्स, आई रिपीट, क्योंकि टॉट्स की जो नंबर है वो लिमिटेड नहीं है, तो हम यहाँ पे अभी इस लेक्चर में कुछ ही डिस्कस करने वाले हैं। अगला आ जाएगा आपका नेग्लिजेंस। देखो नेग्लिजेंस क्या होता है, केयरलेसनेस, यानी कि केयरलेसनेस को प्रूव करने के लिए आपको तीन चीजें देखनी पड़ती हैं। वेदर यू ओ एनी ड्यूटी टू केयर, उसका आपने कर दिया ब्रीच, और उसकी वजह से किसी को हो गया हार्म, तो ये तीन एलिमेंट्स अगर फुलफिल होते हैं तो आपका वो हो जाएगा नेग्लिजेंस। ड्यूटी टू केयर, ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी एंड हार्म इज कॉज्ड टू द अदर पार्टी, तो ये आपका हो जाता है नेग्लिजेंस। ये किसी भी चीज को आप लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाय का कप उठा के लेके जा रहे हैं, इट इज योर ड्यूटी टू सी कि वो चाय किसी के ऊपर गिर ना जाए। चाय किसी के ऊपर गिर गई यानी आपने ब्रीच किया, अगर तो सामने वाले को हार्म हुआ है तो आपने नेग्लिजेंस कॉज कर दिया है। अगर ये हार्म नहीं हुआ है तो वहीं पे आप एग्जेम्प्ट हो जाते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि हार्म तो हुआ ही नहीं है। आखिरी इसमें जो आपका टाइप आएगा दैट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इंग्लैंड का केस है, रिलेंट वर्सेस फ्लेचर के केस में इसे इवॉल्व किया गया था। इंडिया में और स्ट्रिक्ट बनाते हुए भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई आपकी, फिर उसके बाद हमारा जो ये एमसी मेहता वाला हुआ था ओलियम गैस लीक केस, उसके बाद हमने एब्सोल्यूट लायबिलिटी को स्ट्रिक्टर बनाया और कहा कि जो भी एंटरप्राइजेस हजार्डियस काम में इन्वॉल्व है, चाहे उन्होंने जितने मर्जी सेफ्टी मेजर्स क्यों ना ले लिए हो, बट दे वुड बी लाइबल टू द पब्लिक। अगर उनकी एंटरप्राइज या उनके काम की वजह से किसी को भी कोई भी नुकसान हो जाता है तो लाइबिलिटी फेस करनी पड़ेगी। लेकिन ओलियम गैस लीक केस के बाद इन्होंने एक प्रिंसिपल लाया था, डीप पॉकेट। डी पॉकेट प्रिंसिपल, ये जो आपका डी पॉकेट प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल में इन्होंने कहा गया था कि पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी टेकन इनटू अकाउंट बिफोर ग्रांटिंग एनी काइंड ऑफ कंपनसेशन टू द एग्रीड पार्टीज। तो ये यहाँ पे आपका था डीप पॉकेट प्रिंसिपल। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस आपको अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन दे आर नॉट सो इन द केस ऑफ
एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, यहाँ पे एंटरप्राइज को प्योरली लाइबल करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी आप एक्सेप्शन हासिल करने की कोशिश ना कर ले। ये था आपका थॉट्स। इसके साथ ही हम आगे एक और टॉपिक आज डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस नो, अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी डिटेल वीडियो चाहिए हो तो प्लीज यू कैन ऑलवेज गिव योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। अगला टॉपिक देखिए, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीफिंग कर देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ के पर्पज से जो आपके टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से है। वैसे तो आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल की जो वर्डिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि प्रियम्बल को हमने एक बार अमेंड किया है। सबसे पहला तो सवाल यही आ जाता है जहाँ पे कंट्रोवर्सी रेज होती है, क्या प्रियम्बल अमेंड किया जा सकता है, येस और नो। देयर आर ऑलवेज टू व्यूज अबाउट इट। तो हमने प्रियम्बल को हमेशा सिर्फ एक ही बार अमेंड किया है, और कहा गया था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज्ड। तो यहाँ पे प्रियम्बल को जब हमने अमेंड किया तो इसमें हमने 3 शब्दों को ऐड किया था। वो थे आपके सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। इन्हें हमने 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया था। इसके बाद जो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, देखो वैसे तो आपके बहुत सारे पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। जो मेजर पोर्शन हम शुरू करते हैं वो आपका आ जाएगा पार्ट 3 से। जो आपका पार्ट 3 है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को गवर्न करता है। ये जो पार्ट 3 है ये आपके 12 से लेके 35 तक है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हम करते हैं, वैसे तो हम सारे ही कर लेते हैं। देखो आर्टिकल 12, जैसे आर्टिकल 12 में आपका स्टेट का डेफिनेशन दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट। स्टेट ऐसे वाला स्टेट नहीं कि जैसे हरियाणा इज अ स्टेट, नो, पंजाब इज अ स्टेट, नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेट का मतलब है कि द वर्ड स्टेट विच हैज बीन यूज्ड इन मैनी आर्टिकल, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15 दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट यानी कौन से स्टेट की डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है, ये वाला स्टेट जो आर्टिकल 12 में डिफाइन है। इसमें आपके आ जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आ जाएंगे आपकी, यहाँ पे आपका लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव आ जाएगा ऑफ यूनियन का, स्टेट का, लोकल अथॉरिटीज आ जाएंगी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनजीओ वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, ये भी इसमें आ जाएगा आपका। तो ये आपका आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट जुडिशियल रिव्यू, ये इंपॉर्टेंट है आपका जुडिशियल रिव्यू। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसको बाद में हम एक डिटेल्ड लेक्चर में अगेन डिस्कस करेंगे। बट ये फंडामेंटल राइट्स को हम बहुत ज्यादा डेप्थ में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम इन्हें विद केस लॉज डिस्कस करेंगे। एक वीडियो आपको हमारे आर्टिकल्स का हमारे चैनल पे मिल भी जाएगा। इसके बाद जो अगला पार्ट आपका इसमें आएगा दैट वुड बी पार्ट 4। देखो पार्ट 4 इज डीपीएसपी। डीपीएसपी, ये जो डीपीएसपी है ये 36 से शुरू हो जाते हैं और 51 तक जाते हैं। फिर अगला जो आएगा वो आएगा पार्ट 4 ए। ये आपका पहले नहीं था, ये आर्टिकल 51 ए है, दिस इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ये पहले नहीं थी, ये जो थी आपकी 42nd अमेंडमेंट में ऐड की गई थी, इन्हें बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, ये जो है मैं बता देती हूँ, इनिशियली 10 ड्यूटीज ऐड की थी, लेकिन बाद में हमने 86 अमेंडमेंट में 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दी थी। ये जो आपके डीपीएसपीज हैं और ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स हैज बीन गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। यहाँ लेकिन जो ये डीपीएसपीज है, दिस मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट हैज बीन एंट्रस्टेड टू स्टेट, कि जब भी कोई भी लॉ बनेगा तो स्टेट शुड गो थ्रू इट, कि अगर इनमें से किसी को इंप्लीमेंट किया जा सकता है तो दे विल ट्राई टू इंप्लीमेंट देम। और इसी को इंप्लीमेंट करते हुए इन्होंने आर्टिकल 21 कैपिटल ए ऐड कर दिया था, दैट वाज राइट टू एजुकेशन। पहले राइट टू एजुकेशन वाज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी की हर एक छोटे बच्चे को सरकार को पढ़ाई लिखाई का मौका देना चाहिए, फिर इन्होंने उसको 86 अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट ही बना दिया था। इसी तरीके से देयर आर मेनी डीपीएसपीज व्हिच हैव बीन इंप्लीमेंटेड, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 39A, दिस इज लीगल एड, फ्री एंड कंपल्सरी लीगल एड। जो लोग गरीब हैं और अपना वकील खुद हायर नहीं कर सकते, स्टेट उन्हें अपने कॉस्ट पे वकील प्रोवाइड करवा के देगा। दिस हैज बीन इंप्लीमेंटेड थ्रू इनैक्टमेंट ऑफ वन एक्ट, दैट इज लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। तो ये इसका आपका मेजर था। जैसे ही आपका आर्टिकल 51A खत्म होगा उसके बाद हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम स्टेट मशीनरीज की बात करते हैं, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म हो रही है, प्रेसिडेंट कैसे आ रहा है, गवर्नमेंट कौन कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी जुडिशरी वाले जो प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे आपके इसमें आ जाते हैं, अलॉन्ग विद द डिस्कशन ऑफ शेड्यूल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। इन सारी चीजों को इन डिटेल आपके कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में कवर किया जाता है।
अगला एक और टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, दैट वुड बी आईपीसी, या फैमिली लॉ की भी आप बात कर सकते हो। देखो पैरेलली चला लेते हैं, पहले आईपीसी का आपको बता देती हूँ। आईपीसी इज अ इंडियन पीनल कोड, जो अब आपका चेंज होके हो गया है बीएनएस में। देखिए ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आता यूनिवर्सिटी से कि आपको बीएनएस आएगा और आईपीसी नहीं आएगा, इसीलिए हमें दोनों को कोरिलेट करके पढ़ना पड़ता है। पहले हम आईपीसी पढ़ते हैं, उसके बाद हम बीएनएस से उसे कोरिलेट करते हैं, बिकॉज एवरी प्रोविजन मैटर्स। बेसिकली अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका बताता है कि व्हाट ऑल आर द ऑफेंसेस that one person can commit and what is the punishment given in case the person commits any kind of offense। इनका जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी में दिया होता है। ये सीआरपीसी जो है ऑफ कोर्स इट्स चेंज्ड, बट इसको हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारे लॉ का पार्ट नहीं है, मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आईपीसी और बीएनएस को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जर्नल डिफेंसेस, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, प्रॉपर्टी, जैसे मर्डर हो गया, रॉबरी हो गया, डकैती हो गया, ये सारी चीजें। इसके अलावा वुमेन वाले भी बीच में आ जाएंगे। जैसे मैं आपको ब्रीफिंग कर देती हूँ, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी में हम पढ़ेंगे मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका रेप आ जाएगा। ये सारे आपके बॉडी ऑफेंसेस हैं। इसमें बॉडी ऑफेंसेस में आपका और आ जाएगा हर्ट, ग्रीवियस हर्ट आपका इसमें आ जाएगा। ये सारे आपके बॉडी ऑफेंसेस है बिकॉज इट अफेक्ट्स बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, डेकोइटी, रॉबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ये सारी चीजें, स्टॉलन प्रॉपर्टी, ये सारे आपके प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं जो इसमें कवर होते हैं। वुमेन वाले ऑफेंसेस को भी हमने अलग से है। इसके बाद मिसलेनियस, एडल्ट्री, क्रुएलिटी, ये सारी चीजें तो हम करेंगे ही करेंगे डिस्कस। इसके साथ आपका ये जो जर्नल डिफेंसेस वाले टॉपिक की हम बात कर रहे थे, ये वो है कि कुछ लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इवन इफ दे हैव कमिटेड अ क्राइम, तो यहाँ पे स्टिल देयर इज अ चांस कि आप बच सकते, और बचने का चांस यहाँ दिया हुआ है। अगर आप बच रहे हो तो इसमें बचोगे डिफेंसेस में। जैसे छोटा बच्चा, अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 7 years, तो वो क्या है आपका, इफ अ पर्सन इज बिलो द एज ऑफ 7 years, तो उसे हम डोली इनकैपेक्स कहते हैं। दैट मीन्स कि ये बच्चा वो इज इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग एनी काइंड ऑफ ऑफेंस, और उसे हमने प्योरली इम्यून किया हुआ है, उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगते। इसी तरीके से इंटॉक्सिकेटेड पर्सन हो गया, अनसाउंड माइंड पर्सन हो गया, दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड, कि उनके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। ये यहाँ पे सारा आपका आ जाता है। इसके बाद जो आगे हम करेंगे, आपका फैमिली लॉ का आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देती हूँ कि फैमिली लॉ में क्या क्या आएगा। फैमिली लॉ, देखो फैमिली लॉ की जब हम बात करते हैं तो इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ में हमने 4 लोगों को हिंदू बोला होता है, हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट। ये 4 लोग जो है वो हिंदू लॉ के पर्पज से हिंदू माने जाते हैं। इसमें हम इनकी मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी बांटना यानी सक्सेशन, गार्डियनशिप, इन सबको डिस्कस करते हैं। शादी कब कंप्लीट मानी जाती है, शादी कब कब होगी, डाइवोर्स किस किस ग्राउंड पे आप तलाक ले सकते हो, कौन बच्चा अडॉप्ट कर सकता है, कौन से बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है, कौन किसको मेंटेन करेगा, किसी के मरने के बाद प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होती है सक्सेशन में, वो बताया हुआ है। कौन किसका गार्डियन है, मम्मी गार्डियन है या पापा गार्डियन है, मम्मी कब गार्डियन बनेगी, पापा कब गार्डियन बनेंगे, क्या कोई विल से गार्डियन अपॉइंट कर सकता है, जब दोनों नहीं होंगे तो कोर्ट कैसे गार्डियन अपॉइंट करेगा। एवरीथिंग इज गिवन इन दिस एक्ट, जिसको हम डिटेल में कवर करते हैं। इसके बाद जो मुस्लिम लॉ की मैंने आपको बात बताई थी, मुस्लिम लॉ देखो इनका कोई और लॉ नहीं है, ये अपने आप को कुरान के बेसिस पे बनाते हैं। कुरान के बाद हमने एक शरिया एक्ट बनाया था, जिसके बेसिस पे इन्होंने अपने आप को गवर्न किया हुआ है कि मुस्लिम्स में शादी कितने तरीके की होती है, कैसे करनी है, तलाक कितने तरीके का होता है, कौन तलाक दे सकता है, मेहर, वो सारी चीजें इसमें आपकी लिखी गई हैं। या फिर प्रॉपर्टी आपकी कैसे बांटी जाती है मुस्लिम लॉ में, वो भी इसी में ही दिया गया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारी क्लासेस यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।